हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो अभी तक हम क्या पढ़े हैं? हमने अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा है। हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक? सेल इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ सेल कंप्लीट किया है। डिस्कवरी ऑफ सेल में हमने 1 बाय 1 सारे साइंटिस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि कैसे सेल का डिस्कवर किया है हमने, ठीक है। देन उसके बाद हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कंप्लीट कर लिए। देन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन इसके बाद हमने सेल स्ट्रक्चर पे आए कि सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें भी हमने 2 कंपोनेंट्स इसके कंप्लीट कर दिए। हमने क्या क्या कंप्लीट किया है? सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो चुका है हमारा और सेल वॉल कंप्लीट हो चुका है। तो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हमारा 3rd पॉइंट, न्यूक्लियस, ठीक है। तो टुडेज टॉपिक इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेल। न्यूक्लियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस को समझने के लिए हमें यहाँ पे आपको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूंगी, उससे मैं आपको समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने पहले भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था सेल का, तो मैं एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ सेल में। सेल के स्ट्रक्चर में हमने सबसे आउटर लेयर जो सेल की पड़ी थी वो क्या थी? सेल मेम्ब्रेन। ओके फ्रेंड्स, सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने 5 पॉइंट्स आपको पढ़ाए थे, तो वो सब आप एक बार और वीडियो में देख के रिकॉल कर सकते हो उसको। एंड देन सेकंड पॉइंट था हमारा सेल वॉल। तो मैंने सेकंड यहाँ पे मैंने सेल वॉल बना दी। मैंने आपको एक रफ डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हमारा सेकेंड जो टॉपिक था वो था सेल वॉल। ये भी हमने पढ़ ली थी, और इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा था कि सेल वॉल ओनली किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ओके, तो सेल वॉल कंप्लीट हो गया, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप डायग्राम को देखते जाएंगे और एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस के बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था जब हमने डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा था। अगर आपको याद है तो मैंने एक साइंटिस्ट के बारे में बताया था, वो थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पढ़ा था। 1831 में उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या देखा था? एक सेल के अंदर एक छोटा सा पॉइंट देखा था। उस पॉइंट के अंदर उन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस नाम दिया था। तो वो न्यूक्लियस अब हम आज कहाँ पढ़ रहे हैं? सेल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि सेल न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। अब न्यूक्लियस क्या होता है? एक छोटा सा स्मॉल साइज यहाँ पे मैं बना रही हूँ, स्मॉल साइज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ओके, अब ये क्या होता है? डबल बाउंडेड रहता है, मतलब डबल लेयर से बाउंडेड रहता है। इस तरह से मैंने इसमें ये न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है ना। ये बाउंड्री बना दी चारों तरफ। ये जो बाउंड्री होती है वो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो मैं पढ़ा रही हूँ वही पॉइंट्स हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस में ही हम इसको लिखते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा, तो मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर रही हूँ न्यूक्लियस को, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस बनाया, ठीक है। ये न्यूक्लियस ड्रॉ कर रही हूँ। कैसा होता है ये? इस तरह की लेयर, डबल लेयर, ये डबल लेयर बना रही हूँ, ठीक है ना। ये हमारा न्यूक्लियस है। क्या है? ये न्यूक्लियस है। आपको दिख रहा है कैसा है? ये जो मेम्ब्रेन है वो कैसी दिख रही है आपको? इसके अंदर पोर्स दिख रहे हैं, आप सबको ये पोर्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन मैंने क्या लिखा है? ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारी हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी ये तो हमने एक बार यहाँ पे समझ लिया। अब इसको किस तरह से रिटर्न फॉर्म में लिखेंगे? सबसे पहले मैंने क्या बोला? कैसा होता है ये? स्मॉल साइज और राउंड शेप में होता है और डबल बाउंडेड होता है, ठीक है। डबल लेयर से बाउंडेड होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द न्यूक्लियस इज स्मॉल, ओके, राउंड एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन अ सेल। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, द न्यूक्लियस इज अ स्मॉल राउंड एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन अ सेल। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे समझा और उसको हमने वापस इसमें रिटर्न फॉर्म में लिख दिया, ओके। देन सेकेंड मैंने क्या बोला? ये इसकी लेयर कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और कैसी होती है? पोर्स होते हैं बीच बीच में, तो ये पोर्स भी हमने दिखाए। तो इस पोर्स में मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा, इट इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड। इस डबल लेयर्ड को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
ओके, गॉट इट। क्या बोलेंगे इसको, डबल लेयर, इट इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड कोल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारा न्यूक्लियस का सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि न्यूक्लियस कैसा होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है और डबल लेयर से बाउंडेड होता है। ठीक है, अब ये जो इसमें पोर्स दिख रहे हैं वो फंक्शन क्या करते हैं, उनका क्या काम है कि इसमें पोर्स दिखते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे सेल में, जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, कोई भी इन्वायरमेंट के एक्सटर्नल सब्सटेंस को वो परमिट करती है, अलाउ करती है कि वो हमारे बॉडी के अंदर जाए। उसी तरह से ये भी ये जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, पोर्स होते हैं उसके अंदर, जो क्या करती है, मटेरियल का ट्रांसफर करती है, किससे, सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के अंदर। ओके, तो हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज pores which allow the transfer of material in and outside of the nucleus। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल को अंदर आने के लिए परमिट करती है और बाहर जाने के लिए भी परमिट करती है। तो हमारा थर्ड पॉइंट भी आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट स्मॉल होता है, स्फेरिकल होता है और कैसा होता है, ये डबल लेयर से बाउंड होता है। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, वो पोर्स होते हैं उसमें, और इस पोर्स, इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है कि ये किसी भी मटेरियल को सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए परमिशन देती है। ठीक है, ये तो हमारे हो गया सेल का, न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर बना दिया हमने। ठीक है, अब इसके अंदर और भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे या फिर और कुछ सब्सटेंस होंगे जिसके कारण हमारा न्यूक्लियस जो है वर्क कर रहा है, या हमने इसको बहुत, हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताया है। ठीक है, तो अब हम न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ये मैं क्रोमोसोम्स बना रही हूँ इसके अंदर, ये न्यूक्लियस है हमारा, इसके अंदर इस तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ, इसको हम क्रोमेटिन भी बोलते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, ये रॉड शेप्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको क्या है, थ्रेड लाइक दिख रहे हैं। ठीक है, ये कैसे दिख रहे हैं हमको, थ्रेड लाइक, तो ये क्रोमेटिन है। इन क्रोमेटिन थ्रेड लाइक को ही जब सेल डिवीजन होता है तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, रॉड शेप्ड बन जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। आया आपको समझ में, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, ये हमारे क्रोमोसोम्स है। ठीक है, इस तरह से हमको दिखेंगे। इसको जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस तरह से हमको इसमें रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स दिखते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं। ठीक है, अब थर्ड हमारा न्यूक्लियस कैसा हो गया, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। तो हमने इसमें फोर्थ पॉइंट क्या लिख दिया है, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। ओके, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कैसे दिखते हैं, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है ना, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर हमको दिखता है। ये और डीपली पढ़ने के लिए हम इसको बाद में और अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, सेल में ये थ्रेड लाइक दिखते हैं, क्रोमेटिन जैसे, और जब सेल डिवीजन होता है तब ये इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स। तो ये क्लियर है आपको फोर्थ पॉइंट। अब क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, ठीक है, किसके बने होते हैं, क्रोमोसोम डीएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। तो हम फिफ्थ पॉइंट इसका लिखेंगे, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो हमने क्या क्या समझ लिया, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे डीएनए क्या होता है। ठीक है, अब मैं डीएनए का एक फुल फॉर्म दे देती हूँ। डीएनए का एक फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एक एसिड होता है। तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा केमिकल होता है, डीएनए मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा केमिकल होता है। वो क्या करता है, वो केमिकल होता है जो क्या करता है कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, हमारे जो कैरेक्टर है उसको शो करता है। ठीक है, उनको डिटरमाइन करता है कि हमारी बॉडी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसको मैंने जस्ट शॉर्ट फॉर्म में बता दिया आपको कि डीएनए क्या होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन के बने होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है क्रोमोसोम का क्या फंक्शन है। क्रोमोसोम्स जाहिर सी बात है कि डीएनए के ही बने होते हैं, जो डीएनए फंक्शन कर रहा है वही क्रोमोसोम फंक्शन कर रहा है। तो क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। मीन्स जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, उसको क्या करते हैं ये
पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग मीन्स वही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को वो क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसको पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब पेरेंट्स मतलब माता पिता से बच्चों में क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में होते हैं, हम कहते हैं ना किस जैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है, तो वो किसके अपने माता पिता के डीएनए उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, इसको इस तरह से हम लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक भी आपको। तो अभी तक मैंने न्यूक्लियस के आपको क्या क्या पढ़ा है, न्यूक्लियस कैसा होता है, स्मॉल साइज होता है और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इस डबल लेयर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, उसके अंदर पोर्स होते हैं जिससे क्या होता है, मटेरियल का ट्रांसफर होता है एनवायरमेंट से सेल के अंदर, ठीक है। फिर हमने बोला है कि डीएनए के अंदर क्या होते हैं, सॉरी न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। फिर क्रोमोसोम्स बने किसके होते हैं, किसके बने होते हैं, वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमने 7 पॉइंट लिखा है, इट ऑल्सो कंट्रोल द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि जब सेल डिवीजन होता है, जब क्रोमोसोम सेल डिवीजन होता है तब क्या करता है, ये एक सेल से न्यू सेल्स बनाता है। जैसे ये सेल है हमारे पास, ठीक है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है, सेल डिवाइड हुई और न्यू सेल्स बन गई, न्यू सेल्स, ठीक है। एक सेल से डिवीजन होके क्या बनी, न्यू सेल्स बनी। तो ये हमारा क्या हो गया, सेल की ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, हमारा न्यूक्लियस। एंड देन लास्ट पॉइंट, इट इज द कमांड सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। क्या है, इट्स कमांड सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब आपको मैं थोड़ा रिकॉल करवा देती हूँ कि मैंने जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया था उससे पहले मैंने आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बता दिया था। इसीलिए बताया था क्योंकि आपको न्यूक्लियस जब आएगा तब आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मतलब क्या मैं क्यों बोल रही हूँ इसको कमांड सेंटर क्यों बोल रही हूँ, यूकैरियोटिक सेल का क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस जो मैंने बताया, न्यूक्लियस के जितने भी पॉइंट्स बताए, ये न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या फिर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो सब हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अनदर हैंड जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें ये सब एब्सेंट होते हैं या फिर पुअरली डेवलप होते हैं। इसीलिए मैंने आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया। तो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और इसको कमांड सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको न्यूक्लियस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सेल स्ट्रक्चर का, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट या मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। ओके, तो एक बार रिकॉल कर देते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में। इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद अब ये डायग्राम हमारा कब कंप्लीट होगा, जब मैं सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा दूंगी तब ये डायग्राम को मैं कंप्लीट करूंगी। ओके, अभी इसके अंदर और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, वो मैं जब पढ़ाऊंगी तब इसके अंदर मैं सेल ऑर्गेनेल्स बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये हमने सेल मेम्ब्रेन बता दिया, हमने सेल वॉल बता दिया है और न्यूक्लियस बता दिया। और न्यूक्लियस के हमने सारे पॉइंट्स किस में से निकाले, डायग्राम से। बायो को जो हम पढ़ते हैं वो किससे पढ़ते हैं, डायग्राम से पढ़ते हैं, ठीक है। रटना नहीं है, डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम में देखते जाओ और पॉइंट्स को लिखते जाओ। कैसे लिखा मैंने, स्फेरिकल बनाया, राउंड शेप बनाया, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, राउंड शेप होते हैं और स्फेरिकल होते हैं। सेकेंड पॉइंट, जब मैंने इसके बाहर ऐसी पोर्स वाली डबल बाउंडेड लेयर बना दी तो मैंने सेकंड पॉइंट में इसको ड्रॉ कर दिया कि इट इज कवर्ड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी हो गया। फिर थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था, अब इसका फंक्शन बता दिया हमने कि कैसी होती है, पोर्स होते, पोर्स क्यों होते, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट में मैंने इसके अंदर क्या क्रोमोसोम्स बना दिया, तो
तो इसका मतलब ये इट्स कंटेन क्रोमोसोम्स। ओके, तो हमने फोर्थ पॉइंट क्या लिख दिया, इट कंटेन क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप ये न्यूक्लियस का कंप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्रोमोसोम्स का फंक्शन लिखा कि क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है इसका। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमने लास्ट जो बताया वो क्या होता है, इट इज द कमांड सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो ये आपके बहुत अच्छे से नोट्स तैयार हो गए। 8 पॉइंट है आपके न्यूक्लियस के अंदर, वो सब आप इसको इस तरह से डिस्क्राइब करके और डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक न्यूक्लियस का अलग से डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, और उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन, और ये इस तरह आप डायग्राम बना के कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, तो अभी तक हमारा न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया। हमने न्यूक्लियस के 7 पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या कंटेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल ऑर्गेनिल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, सेल ऑर्गेनिल्स, क्या क्या कंटेंट हमने पढ़े। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, ये हमारा हो चुका है। देन सेकंड हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। और आज का टॉपिक हमने पढ़ा है न्यूक्लियस, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब फोर्थ है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ। देन साइटोप्लाज्म के बारे में हमारे और भी ऑर्गेनिल्स बचे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसमें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके फंक्शंस आपको बताऊंगी और आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने सेल स्ट्रक्चर यहाँ तक पढ़ा है, सेल का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने सेल मेम्ब्रेन बता दिया है। देन उसके बाद सेल वॉल बताया है, न्यूक्लियस हो गई, न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। अब ये जो सेल है इसके अंदर एक लिक्विड फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, लिक्विड फ्लूइड, फ्लूइड सब्सटेंस दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस सेल के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस होता है वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म। तो हम इसको क्या लिखेंगे, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द सेल। ओके, क्या हो गया हमारा, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द सेल। फर्स्ट कंप्लीट। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। जो भी अब सेल ऑर्गेनिल्स हम पढ़ने वाले और जो हम पढ़ चुके हैं वो सब हमारे किस में होते हैं, इस सेल के अंदर पूरे इस तरह से तैरते रहते हैं। ठीक है, जैसे अब बाद में हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी आ जाएगा। ठीक है, गोल्गी एपरेटस आ जाएगा, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगी, वैक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके ये किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं। तो हम सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, इट कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनिल्स। ओके, सेल ऑर्गेनिल्स क्या है, जो ये हम पढ़ रहे हैं वो सब क्या है, सेल ऑर्गेनिल्स या सेल कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमने इसमें क्या कंप्लीट किया, इट कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनिल्स। ओके, एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट क्या होता है, अब ये जो सेल ऑर्गेनिल्स है क्या करते हैं, ये अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में भी क्या है, डाइजेशन का काम, कोई अलग डाइजेशन है या फिर ब्लड पंप का काम है, ये सब क्या है, सर्कुलेशन का काम है, ये सब क्या है, अलग अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सेल के अंदर भी जो सेल ऑर्गेनिल्स है वो सब अलग अलग फंक्शंस करते हैं। तो हम इसीलिए हम लास्ट पॉइंट लिखेंगे, एवरी ऑर्गेनिल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं है इसके अंदर, तो हम सिर्फ इसमें 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। हम इसके बारे में बता देंगे कि सेल साइटोप्लाज्म होता क्या और इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो तक आज हमारा वीडियो यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सेल ऑर्गेनिल्स बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।